फिर मैं माइक्रोफोन पे गया एंड आई इमेजिन माइकल जैक्सन पकड़ लिया था मैंने उसका, ये दिल दीवाना। What a song जो आपने शुरुआत करी अपने करियर की, वो आपने अच्छा सिला जी। तो अताउल्ला खान साहब की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? बहुत पाकिस्तान से बोला है उन्होंने, साहब मैं अताउल्ला खान, अरे 30 साल लगे लोगों को समझने में। सोनू निगम, रिटन ऑफ, मोहम्मद रफ़ी साहब को आप आपके साथ में जोड़ते हैं। हाउ फॉर्चुनेट है, कुछ रहेगी कसर जिंदगी में। 91 में आया था ना, पीपल ऑल्सो नीड चेंजेस ना। म्यूजिक कंपोजर्स के साथ में आपका जो एक प्रोसेस होता है गाना बनने का, तो मुझे याद है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में जब मैंने गाने गाए थे तो हम ये वन टेक गाने की तैयारी से आए थे कि व्हेन टाइम चेंज्ड, देन हर कंपोजर का अपना स्टाइल होता है। अनु मलिक जी बहुत टाइम देते नहीं, टाइम प्रीतम के साथ में अलग है, वो थोड़ा निटी-ग्रिटीज में जाते हैं बहुत। ए रहमान अलग, ए रहमान आर यू रेडी से व्हाट डज रोमांस मीन टू यू? प्यार, सही सच्चा प्यार वही है कि आप छोड़ दो ऐसे। You perform as an actor. I think they love what you do. जाने दुश्मन नहीं आती ना, तो वो जर्नी अच्छी होती है। Maximum people they are obsessed with their own success and यहाँ कहानी कुछ और चल रही, दिख रहा कुछ और है। detachment कितना important है? कायनात जो है ये यही चाहती है कि हम डिटैच हो जाए। You can't be a bystander and telling फरीदून और शाहरुख खान और anybody else कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तुम कौन हो पहले बताओ। गुलशन कुमार साहब की क्या अहमियत है आपकी लेगेसी में? पिता समान। मैंने नन्नू को इतना रोते हुए देखा है। बाप, माइकल जैक्सन से अगर आपने कभी कोई सवाल पूछा तो इतना जल्दी क्यों चले गए भैया, मिल लेते एक बार मुझसे। मैडोना से अगर आपको सवाल पूछना चाहें? थैंक यू, हमारी जवानी आपने बड़ी अच्छी गुजरवाई, बड़ी हॉट थी आप। जावेद अख्तर साहब या मजरूह सुल्तानपुरी साहब, बेटर लिरिसिस्ट? बेटर लिरिसिस्ट, मेरी औकात ही नहीं है उनको जज करने की। ओके, गुलाब जामुन या गाजर का हलवा, डेजर्ट यू लाइक मोर? आप क्या बोल रहे हो आप? Hi, this is Sonu here, Sonu Nigam, and you are watching Legacy Conversations with Faridoon Shahryar. मैंने हमेशा एक बात कही है कि सारे सिंगर्स एक तरफ और सोनू निगम एक तरफ। दुनिया मानती है इस बात को। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ही कीप्स ऑन रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ एंड अगर आप देखें इस वक्त ही इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। ही इज़ जस्ट हैड हिज 52nd बर्थडे एंड ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन मोर वेज देन वन। सोनू साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच टू बी विद मी ऑन लेगेसी कॉन्वर्सेशंस एंड आपके साथ में हमारा कार्मिक है, कुछ जब भी होता है तो कुछ अच्छा ही होता है। 100%। मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि दैट वी कॉलिंग इट लेगेसी कॉन्वर्सेशंस। मैं आपकी माता जी के बारे में आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने देखी। यू एक्सट्रीमली क्लोज टू हर। जी। अगर आप अपनी लेगेसी को उनसे जोड़ें तो हाउ डू दैट? मेरी मम्मी, आज मैं किसको कह रहा था, आज ही मैं एक और मेरे दोस्त को मैं कह रहा था कि मैं जो भी हूँ मेरे माता और पिता की वजह से, और ये हर कोई इंसान बोलता है, पर मैं इस बात पे मैं एक थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा था कि कभी भी अपने माँ या बाप को लाइटली मत लो। आप हैं तो उनके ही शरीर का हिस्सा। इतना बड़ा मैजिक है आप अपने माँ बाप का कि आपको बहुत डर के रहना चाहिए अपने माँ बाप की बद्दुआओं से, और बहुत सही मायने में उनके आगे सर झुकाना चाहिए, चाहे आपकी नहीं भी पट्टी हो अपने बाप से या माँ से। जब मैं आज ही किसी को कह रहा था ये बात, तो आप जो लेगेसी की बात कर रहे हैं, मेरी माँ की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स मेरी माँ, पापा का तो सब जानते ही हैं। मेरी मम्मी का सपना था, पापा ने तो कह भी रखा है एक शो पे कि मेरे ख्वाबों की ताबीर है मेरा बेटा। लेकिन मेरी मम्मी बहुत मेहनती औरत थी, लियो थी मेरे जैसी, पापा भी लियो हैं, और बचपन से ही गरीब घर में थे ये लोग। उस समय पूरा भारत ही गरीब था, चाल में रहते थे ये लोग। गढ़वाल से आए थे इनके फादर, और रेलवेज़ में काम करते थे। रिश्वत लेनी नहीं है, बच्चे पैदा किए जाएंगे, रिश्वत नहीं लेनी है, बच्चे गरीब ही पल रहे हैं। तो फिर ऐसे ही ये ज़माना उस समय वो था। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की। मेरी मम्मी ने 9th में पढ़ती थी और 10th के बच्चे को ट्यूशन देती थी वो, और दोपहर को आती थी बिना खाए एक ब्रेड और चाय में डाल के, फिर वो चलती थी वर्ली सी फेस के साइड से भारतीय विद्या भवन, वहाँ पे बस के पैसे बच जाएँ उसके लिए, फिर वहाँ म्यूज़िक सीखती थी वो। तो बहुत मेहनत की है। उनको बड़ा मन था कि हम कभी एफ्लुएंट हो जाएं, कुछ हम अच्छा कमा लें, लाइफ का स्टैंडर्ड्स अच्छे हो जाएं। गरीबी देखती बचपन से, बट बाद में पापा से जब शादी हुई तो पापा और मम्मी ने अच्छा पैसा बनाया, सेव किया। खर्चीले थे नहीं वो लोग, कंजूस टाइप थे दोनों जी। हमको भी बचपन में कुछ दिया नहीं ज़्यादा, हमने मांगा भी नहीं। मैंने मिन्नी ने, मेरी बहन, हमने मांगा ही नहीं उनसे।
तो वो ऐसे ही थे, मतलब मिडिल क्लास मेंटालिटी ही रही हमारी। तो जब मेरी मम्मी जा रही थी फरीदून जी, तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली, मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैं सबको ये कन्वे भी करना चाहूँगा कि पैसा बचाना ठीक है, पर पैसा ऐसा बचाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि अब जैसे मैं घड़ी भी नहीं पहनता क्योंकि मुझे शौक नहीं है। हाँ, मैं स्टेज पे होऊंगा तो मैं घड़ी पहनूंगा अच्छी वाली, मैं करूँगा अपने, पर वैसे मुझे शौक, मुझे पता है टाइम देखने का मेरे पास फ़ोन है। बट ये होता है एक सेंसिबल थॉटफुल लिविंग। मेरी मम्मी ने क्या किया, इनको मैं बोलता था आपकी एनिवर्सरी है कहीं जाओ, नहीं 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 नहीं। अरे कहीं खाने चले जाओ, नहीं 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 हमको तो घर में खाना है। अरे रेस्टोरेंट चले जाओ, नहीं 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 नहीं। कहीं घूमने चले जाओ, नहीं नहीं नहीं। पिकनिक चले जाओ, नहीं। वेकेशन चलो, नहीं। पूरी ज़िंदगी नहीं में बीत गई होगी। थोड़ा ज़िंदगी को हल्का सा मुस्कुराना चाहिए, जीना चाहिए। ज़िंदगी समय ख़त्म हो जाता है, इंसान एंजॉय नहीं करता। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि हाय मेरा बेटा सोनू निगम था, मैं चाहती तो कुछ हीरे का कुछ ले लेती, मैं कुछ अच्छा कुछ खरीद लेती। सोनू मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मर रही है, आंखें ऐसे शक्ल हुई पड़ी, मर रही है। और मरते वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी सोनू में इतनी बेवकूफ़ थी। मेरा बेटा सोनू निगम, मैं जो मांगती वो दे देता मुझे, मैंने मांगा नहीं तुझसे कुछ भी यार। मैंने मम्मी आपको मैं बोलता था, आप लोग बहुत उसमें रहते थे कि ये नहीं वो नहीं। मैं मानता हूँ फजूल खर्ची करना मेरी भी फितरत पे नहीं, फिजूल खर्ची करना, लेकिन थोड़ा तो भगवान ने दिया है कुछ तो। अगर पिकनिक में आए हो तो पिकनिक एंजॉय करो ना, घर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? वापसी के सफ़र की ज़्यादा फिक्र। तुम घर की चिंता में हो। तुमको भगवान ने दिया है, बेटा अच्छा कमा रहा है, नाम हो रहा है, थोड़ा पिकनिक एंजॉय करो, होटल से बाहर निकलो। आए हो पिकनिक में, बिस्तर में कमरे में बंद हो तुम। जिंदगी दुनिया पिकनिक है ना? पिकनिक है। क्या बात कह दी आपने, जिंदगी पिकनिक है। पिकनिक है ये। अचानक ही फरीदून बन के पैदा हो गए, अब ये अपना पिकनिक मना रहा है, मैं मेरा पिकनिक मना रहा हूँ, अरिजीत सिंह अपना पिकनिक मना रहा है, ये अपना पिकनिक मना रहे हैं। जो सब वी आर इन द पिकनिक। एक दिन जाएंगे घर अपना वापस, सब जाएंगे ना, हमसे पहले भी गए थे, हमारे बाप भी। तो जब पिकनिक पे आए हो तो एंजॉय क्यों नहीं करे? क्या कर, ठीक है बावले मत हो जाओ, ये नहीं कि तुम ड्रग्स ले रहे हो और ये कर रहे हो उल्टा सीधी चीज़ें, वो मत करो, बट बेसिक थोड़ा बहुत एंजॉय कर दो। सही बात। I always feel my mother underplayed her life, and I really wish I could. और शॉकिंग भी थी बेचारी को, लेकिन somehow unfulfilled चली गई बेचारी। एक यूएस में आपका एक शो की एक क्लिप अवेलेबल है। हाँ, that was last time she saw my show. एंड यू एक्चुअली वेंट टू हर एंड हाँ, she was right at the brink of collapsing उस समय। उसके बाद वो कभी उठी नहीं। आई वांटेड हर टू सी दैट शो, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक पहली बार सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में शो किया था, क्लोज टू माई हार्ट। तो इतना अच्छा शो हुआ, पुराने गाने, मेरे गाने, नए गाने। बस तो मैंने बोला मम्मी आप भी आ जाओ एक बारी। तो एक शो में फिर वो 3 शोज थे हमारे एक्स्ट्रा, तो उसमें वो आई। उसके बाद फिर वो उठी नहीं। वो आखिरी बार उनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, थैंक गॉड, उनके गाते हुए लोगों ने सुन लिया। आई रियली मिस हर बहुत। कोई दिन नहीं रहता उनके जाने के, तो 4-5 साल तक तो मैं रोते रहता था बस। फिर 4-5 साल लगे मुझे रोना बंद होने में। हमेशा मैं घर आता था, मेरे जो बॉडीगार्ड असिस्टेंट है हरी, हमेशा नैपकिन लेके रेडी होते थे कि अभी रोएंगे। फिर मैं साफ़ कर रहा हूँ, नाक बह रही है मेरी। आप आई एम श्योर जो भी लड़के अपने माँ से प्यार करते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। No, absolutely. In fact, I totally understandable. There's no doubt about it. She was also a singer. हाँ हाँ, बहुत। इनफैक्ट आई वुड से मेरे पापा गवैये बेटर थे, बट मेरी मम्मी की सेंस ऑफ म्यूज़िक पापा से बेटर है। माई मदर यूज्ड टू प्ले तबला, उनकी रिदम सेंस बड़ी अच्छी थी, सुर की बहुत पक्की थी, वो एकदम सुर से यहाँ वहाँ नहीं जाती थी मम्मी। तो मुझ में दोनों के अच्छे अच्छे गुण हैं। Of course. सोनू निगम की लेगेसी क्या है? क्या मैंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया है? नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ मेरे इस बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेगेसी जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने 5 से 6 हज़ार गाने गा दिए होंगे कम से कम। रफ़ी साहब ने मुझसे भी गा दिए, किशोर कुमार ने और भी गा दिए होंगे, आशा भाई ने और गा दिए, लता भाई ने क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसने कितने गाए? जीवन किसने अच्छा जिया वो मैटर करता है। मेरे जाने के बाद में मेरे गाने 100 साल के बाद में लोग गा रहे हों, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा बखान कर रहे हो, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा नाम टेक्स्ट बुक में हो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने जीवन जीते वक्त क्या मेरी आंखों में, अगर फरीदून बैठे हैं और देख रहे कि सोनू की आंखों में ना रेस्टलेसनेस है,
दुखी आंखें हैं उसकी, तो जीवन मेरा बेकार है। फिर कितने भी मैंने गाने गा लिए हो, कितना भी मैंने म्यूज़िक कर लिया हो, कितना भी वैसा कमा लिया हो, आप यहाँ बैठे हुए अगर आप देख रहे हो कि ये आदमी दुखी है जीवन में, इसको कुछ सुख नहीं है, और आंखें ज़बान होती हैं, दिख जाती है आंखों में दिख जाता है कि ये बंदा खुश है, ये बंदा परेशान है, इस बंदे की ये कुछ ढूंढ रहा है, ये इसको मिल गए, या ये धुनकी में है। मेरे हिसाब से लेगेसी ठीक है, मेहनत करेंगे, कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेगेसी छोड़ के वाला काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए ओवरवेल्म। मेरा अभी का जीवन, आज मैं खुश हूँ या नहीं, क्या बात, आज मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं ज़िंदगी भर सपने ही बुनता आ रहा हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ। कोई मुझसे पूछते तेरा एम्बिशन क्या है, मैं कुछ नहीं क्या बोल रहे हो यार, 5 साल के बाद कहाँ हो गए, उन्हें पता नहीं, मुझे क्या पता। ये हम तब बुनते थे सपने जब हम नए आए थे 18 की उम्र में। राइट। अब अगर वैसा ही मुझे बुढ़ा होना है, एम्बिशियस, एस्पिरेशंस, कुछ रहेगी कसर ज़िंदगी में, यही कर रहे हैं था ज़िंदगी। लेगेसी, ऐसी लेगेसी का क्या करेंगे आप? मुझे तो मेरा आज पे काम करना है, मेरा आज अच्छा होना चाहिए। और क्या, अप्स एंड डाउन्स तो फरीदून जी हमारी सबकी लाइफ में होते हैं। सही बात। हम शादीशुदा आदमी तो नेचुरली अप्स एंड डाउन्स तो होंगे उसमें। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आई एम रियली आई गेट पक आउट एवरीबडी अराउंड मी, बट मैं उसको अंदर नहीं बैठने देता। आई अलाउ माई सेल्फ अ कपल ऑफ डेज ऑफ सैडनेस, या कभी एक लगती क्या हो रहा है यार, दो दिन के बाद मैं आई बी बैक टू नॉर्मल। मैं उसको पकड़ के चलने वाला हूँ नहीं। मैं एक तो हमारा काम ही इतना प्यारा है, रियाज, आधा तो वो तानपुरा चालू होता है और माहौल ही पूरा बदल जाता है, फटाफट लगता है रियाज ही करते रहो। अभी भी मैंने गाड़ी से उतरा हूँ, मैंने अब जाके तानपुरा बंद किया अपना, सुबह से तानपुरा चल ही रहा है मेरा, रियाज ही कर रहे हैं। तो आधा तो हमारा काम से स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम नॉट, मुझे कोई बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकता। राइट। नहीं कर सकता बिल्कुल। रेस्टलेसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए? ज़रूरी है, लेकिन था ज़िंदगी नहीं। आपने जो सोनू अभी है, अगर ये तब होता पहले तो वो कहीं नहीं पहुंचता। वो वाला सोनू रेस्टलेस था, उसमें किलर इंस्टिंक्ट थी, बनने का था, लक्ष्य थे। घर में, मेरे रूम में टीवी नहीं था भाई, जब हमारे पास पैसा आना शुरू हो गया तब भी मेरे रूम में टीवी नहीं था। क्यों? टीवी होगा तो टीवी देखूंगा, कमरा है टीवी नहीं है सामने, तो क्या करें, रियाज करेंगे। राइट। तो ऐसा पागल था मैं। वो ज़रूरी था रेस्टलेस होना, क्योंकि कहीं पहुंचना था। लेकिन अब वही का वही मैं नहीं रह सकता। इंसान बचपन में कैसे बोलते, मम्मा मुझे खाना दो ना मम्मा, अब बड़ा होके भी वो यही भाषा में बात करे तो माँ क्या बोलती, बच्चा पागल हो गया मेरा। बिल्कुल। अपना पर्सनैलिटी बदलती है, मुझे खाना चाहिए, ये हम 3 साल की उम्र बोल सकते थे, 30 साल की उम्र बोलते मुझे खाना चाहिए, सब बोल के पागल हो गए। सो यू हैव टू चेंज। बिगिनिंग आपकी अलग होनी चाहिए, आपके करियर में भी आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। क्या बात। तो यू हैव टू, हर स्टेज में एक सर्टन तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। तब का सोनू अगर आज मैं लेकर आ जाऊँ वापस, ना मैं खुश होऊंगा ना मेरे आसपास के लोग खुश होंगे। आपने दीवानगी की बात करी कि दैट एक जुनूनियत की बात करी आपने। सुभाष घई साहब ने जिक्र किया है कि ये दिल दीवाना दिल परदेस में जो गाना था, तो अपरेंटली उन्होंने शायद आपसे कह दिया कि हलक से खून आना चाहिए, तो आपने वाकई में हलक से खून आपके आ गया? बड़े लोग कह रहे तो फिर झूठ तो नहीं हो सकता। ऐसा देखिए क्या होता है कि ओवर द जो आपकी जर्नी होती है ना, उस जर्नी के दौरान ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हद तक सही होती हैं, लेकिन उसके साथ में फिर काफ़ी लाग लपेट के उसमें वो फिर मिथ बन जाती हैं, एक लोकोक्ति बन जाती है, किंवदंतियाँ बन जाती हैं। तो ये किंवदंती है। मैंने भी सुना था कि रफ़ी साहब ने वो दुनिया के रखवाले गाना गाया था तो उनके गले से खून निकल गया था। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी के गले से खून निकल गया, और ये गाना मेरा बाप ज़िंदगी भर गाता रहा उसी स्केल में, उनको गले से खून निकल रहा। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। मैंने ये दिल दीवाना गाना मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट गानों में से है, क्योंकि इसने मेरा इमेज बदली थी। जी। इस गाने से पहले मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक समझते थे कि उनकी स्टाइल में गाने वाला, उनसे इंस्पायर्ड सिंगर है। तो मुझे जतिन ललित बोलते थे, मुझे याद है एक दिन सुनो शम्मी कपूर हिट्स टाइप की कोई फिल्म होगी तो हम गवाएंगे। अरे उसका वेट मत करो भैया,
जब कुछ नया आएगा तो मुझे बोलना, मैं वो भी गा सकता हूँ, बट किसी को यकीन नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। ये नदीम श्रवण जी को मैंने कहा था कि देखो मैं विटनी ह्यूस्टन गा सकता हूँ, तो मैं उनको गा के बताता था कि मैं I wanna run to you। तो कहा, सुनो तुम तो रफी साहब के से ये तुम विटनी ह्यूस्टन कैसे गा रहे हो? नदीम भाई को, श्रवण जी को मैंने कहा था, तो मैंने कहा कुछ ऐसा हो तो आप मुझे बदलना है अपने आप को। वो समझे इस बात को। दोनों ने दे रिकमेंडेड मी टू सुभाष घई जी। सुभाष घई डिडंट नो मी। नदीम जी एंड श्रवण जी दे रिकमेंडेड मी टू सुभाष घई जी। और उनकी वजह से ये गाना जब मैं गया माइक्रोफोन पे, तो पहले तो मुझे बुलाया छोटे से स्टूडियो में, ट्रायो डिजिटल स्टूडियो था, मुझे बुलाया, वहाँ पे सुभाष घई का गाना हो रहा है। गाना सुना तो मैंने बोले तो नदीम जी को लगता ही नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली, उन्होंने भी एक फुल स्विंग मारा था अपना ऊँचा। तो मैं समझ गया गाना मुझे कैसे करना है, एंड आई न्यू दैट नदीम भाई शब्द जी ने मुझे बोल दिया था, जो तुम सोनू जो तुम करना चाहते हो ना, दिस इज़ द चांस टू डू इट नाउ। मतलब थैंक यू। व्हाट अ सॉन्ग। फिर मैं माइक्रोफोन पे गया एंड आई इमेजिन माइकल जैक्सन। अच्छा। हाँ, तो माइकल जैक्सन है। मैंने उसको, क्योंकि उसके मुझे वर्ड्स तो आते नहीं थे, मुझे पकड़ लिया था मैंने उसका, ये दिल दीवाना। तो आई थोड़ा सा इमेजिन हिम, थोड़ा सा दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। तो ये गाना जब मुझे मिला, तब संदेश आते सेम ईयर आया था, 2-4 महीने पहले। राइट। उससे मुझे बिल्कुल मेन स्ट्रीम का मिल गया। लेकिन ये गाने ने लोगों को बताया कि ये तो एक ही साल में एक गाना मोहम्मद रफ़ी पैट्रियोटिक सॉन्ग ये दिल दीवाना, और एक ही साल में ये गाना शाहरुख खान के लिए ये दिल दीवाना आ रहा है। इस गाने ने मुझे मेन स्ट्रीम दिया, ये दिल दीवाना मुझे मेन स्ट्रीम दिया। Right. And would you say that Shah Rukh Khan has also portrayed your voice quite nicely on screen? आप एक इंसान कभी भी कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। मैं कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने गाया तो गाना ऐसे हो गया। हर सबकी कलेक्टिव लक होती है। जैसे अगर सिर्फ इस गाने की बात करें, जो एक दीवानगी चाहिए इस गाने में, आई थिंक द वे शाहरुख खान ऑफ कोर्स मे बी पोर्ट्रेड दैट शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत स्पेशल आदमी है। शाहरुख खान मतलब वो भी कहाँ से, दिल्ली से ही उठ के आए थे हमारे जैसे। जी। अपनी फील्ड में तो वो राजा बन गया। सेम हम भी दिल्ली से कुछ नहीं बन के थे, अपनी फील्ड में हमको यहाँ पहुँचना था, तो हमको भगवान दे रहे। हम अंदर से अभी तक लगे हुए थे कि हमको सस्टेन करना है, मेहनत करनी है। तो शाहरुख खान अपने साथ मेहनत करता आदमी है, उनकी आंखों में दिखेगा आपको कि बंदा मेहनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शाहरुख खान से ज़्यादा अच्छा बिहेव करता हुआ मैंने कोई एक्टर देखा नहीं एज अ पर्सन। मेन स्ट्रीम में कोई जो बड़ा आदमी हो, ऐसे कोई जो जिनको हक है अकड़ने का, शाहरुख खान से अच्छा मैंने हम्बल और ग्रेगेरियस तारीफ करने में। आमिर से मेरी अब दोस्ती हुई है, आमिर बहुत अच्छे आदमी हैं, और शाहरुख कई साल से लगे हैं। ही हैज़ ऑलवेज गिवन क्रेडिट टू मी। कोई ज़रूरत नहीं थी। आई वट एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ सोनू सॉन्ग्स। इतना बड़ा आदमी तुम खुद हो यार, तुमको क्या ज़रूरत है क्रेडिट देने? लोग बहुत मुश्किल से क्रेडिट देते हैं किसी को। शाहरुख खान ने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी मुझे क्रेडिट देने में। तो इस बात को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत कमज़र्फ होता है, कम दिल होते हैं किसी की तारीफ़ करने में, किसी को क्रेडिट देने में। हमारे गानों पे, गाए हुए गानों पे लोग अवार्ड ले रहे हैं और एक मेंशन नहीं कर रहे सिंगर का कि मेरे म्यूज़िक को अवार्ड मिल रहा है, तो मैं सिंगर्स का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। नहीं करते लोग। राइट। मैं सोचता था कि हम जाएंगे तो हम तो बोलेंगे कंपोजर थैंक यू, लिरिक्स राइटर थैंक यू। ये लोग कभी क्यों नहीं बोलते? कहाँ दिखा है मुझे? देखिए, कभी किसी कंपोजर ने बोला है किसी सिंगर के लिए थैंक यू? या अब वाले शायद बोलते हैं, पहले वाले तो नहीं बोलते थे। तो हाँ, इसमें उस मामले में शाहरुख खान बहुत बड़ा ग्रेगेरियस आदमी है। पहला नेशनल अवार्ड मिला है, एंड जितना एक्साइटमेंट था उनकी स्पीच में, हाँ जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दैट कोई जैसे चाइल्ड उसमें बचपन में अवार्ड मिलता है। पढ़ रहे थे वो, वेरी एक्साइटेड। ही वाज रीडिंग, मुझे लगा कि ही वाज रीडिंग दोज थिंग्स, बट व्हाटएवर ही सेड बहुत अच्छा बोला उन्होंने। और मुझे एक अच्छे आदमी को कुछ अच्छा मिले तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। उसको मेरा मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फिल्म दिस वाज द ओनली फिल्म दैट डिजर्व्ड अ नेशनल अवार्ड। इसके पहले वो बहुत अच्छा काम और कर चुके हैं। हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं, बट मैं लोगों से सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई
मिलना था तो इसके लिए मिला, बट इसके पहले काफ़ी काम कर चुके हैं। बट मैं ये कहूँगा एक आदमी की कलेक्टिव बॉडी भी होती है, उसकी कलेक्टिव बॉडी माउंट एवरेस्ट है। क्या बात। माउंट एवरेस्ट है भाई, तो उसको मिला है तो मुझे तो बहुत खुशी है। उनको खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। राइट। सो सोनू जी, हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब को आपके साथ में जोड़ते हैं, एंड यू आर वेरी वेरी इंडेटेड टू हिम एंड यू लव हिम एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक बात ये सोच रहा था कि जो आपने शुरुआत करी अपने करियर की, वो आपने अच्छा सिला जी, अताउल्लाह खान साहब, तो अताउल्लाह खान साहब की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? बहुत बड़े प्यारे आदमी हैं। मैं हम लोग जब ये नया शुरू हुआ था जी। तो मुझे एक बार कॉल आया, पाकिस्तान से कॉल आया, सोनू साहब मैं अताउल्लाह खान। मैंने, अरे तो बहुत प्यार तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा। मैंने बोला अरे वाह, मैंने बोला आपने मुझे कॉल किया? नहीं, आपको ये कहने के लिए किया कि आप क्या खूब गाते हैं। मैं छोटा ही था उस समय, 19 साल का था, 19 साल का। तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि एक तो हर जिस इंसान मेरे सक्सेस में शरीक है मैं तो उसको हमेशा दुआएं देता हूँ। Right. ये मेरी सक्सेस में ये शरीक हैं, इनके गाने, इनकी लिखावट, इनके ट्यून्स शरीक है ना। Right. तो आई एम थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, इंडेटेड टू हिम ऑल्सो। इनके ही गाए हुए बनाए हुए गाने और जो ऐसे थे, उन गानों से मेरा एक पहली पहचान बनी है। राइट। एंड व्हेन यू सैंग इट यू वर 18-19, लेकिन आवाज़ में आपकी बहुत मैच्योरिटी थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज वो गाना आज भी अगर आप सुने तो आपको मतलब हाल आ जाएगा। बिल्कुल हाल आना बड़ी मुश्किल का। कितना पॉपुलर हो गया वो, तूने मिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाए छुरियां, वो दिल याद देख जी, of course. जी। 95 में गाया होगा हमने गाना। राइट। आई मस्ट हैव बीन 22 और 30 साल लगे लोगों को समझने में इस गाने को पहचानने में 30 साल लगे लोगों को। बट अच्छा सिला तो बहुत बहुत Of course. मतलब इट वाज He did lots of गली गली में बजा है वो तो। बहुत अच्छा जमाना तो दिया। और कैसे इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए क्या हैं। बात। वो भी दोनों गाने बहुत सर ये जो सैड सॉन्ग होते हैं, जो हार्ट ब्रेक के गाने होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मकबूल होते हैं। हाँ, सबका तो नहीं पता। हाँ, अगर अच्छे लिखे हुए हों और अच्छी कुछ उसमें बात हो तो दिल को छूते हैं। ये तो है। हर गाना नहीं, मेरे ख्याल से जो कुछ गानों में एक अच्छी शायरी भी हो और गाने वाले की आवाज़ में दर्द भी हो, कॉम्पोजिशन में अगर अच्छा मादा हो तो थोड़ा लंबा रह सकते हो। राइट। एंड जैसे मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और एक बहुत ही यूनिक सी आप में एक सलाहियत है कि दैट जिस तरीके से अगर आप किसी भी बात में बिलीव करते हैं, द वे यू स्टैंड योर ग्राउंड, चाहे अगर मोहम्मद रफ़ी साहब का अगर किसी ने अगर के बारे में अगर कोई बात कह दी, या फिर जैसे हम लोग जिक्र करते थे मोहम्मद अजीज़ साहब के जब इंतकाल हुआ है, तो बड़े से बड़े एक्टर्स ने ट्वीट भी नहीं किया उनके बारे में, एंड यू एक्चुअली डिड अ वेरी फाइन कॉन्वर्सेशन। हम दोनों ने लोगों ने कितना प्यार किया उस इंटरव्यू को, अभी तक लोग मुझे भेजते हैं। जी। तो ये जो एक आपके अंदर एक एबिलिटी आती है, ये कहाँ से आती है? बिकॉज मैक्सिमम पीपल दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर ओन सक्सेस एंड देयर ओन पाथ। पता नहीं, शायद दिस इज़ हाउ माई मदर ब्रॉट मी अप। मेरी मम्मी का इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। मेरी मम्मी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से, और क्योंकि हम शायद मानने वाले भी थे, हम लोग रिबेल चिल्ड्रन नहीं थे। मैं और मेरी सेकंड जो बहन है मिनी, टीनी थोड़ी सी रिबेल है, लेकिन जो छोटी वाली है, मैं और मिनी रिबेल नहीं थे कभी भी। हमने हमारे माँ बाप की अच्छी तरह सुनी कि बातों को मान ली। जब मेरे पापा ने कहा कि भाई तू या तो अभी धक्के खा ले और बाद में ऐश करना, या तू अभी ऐश कर ले और बाद में धक्के खाना, तो हम समझ गए कि भाई हमारे फादर ने हमें बता दिया कि तू अभी मेहनत कर ले फिर बाद में ऐश करेगा। तो हमने मेहनत की, हमने गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाई, हमने दोस्त यारी नहीं की, हमने दारू नहीं पी, हमने क्लब्स में नहीं गए, हमने टीवी नहीं देखा, हमने फिल्में देखनी छोड़ दी, क्रिकेट देखना छोड़ दिया, अपने काम पे ध्यान दिया। हमारे बाप ने कहा कि तू, तो हमने मान ली हमारी बात। वैसे ही हमारी मम्मी ने हमको फेयर रहने को हमेशा ये कहा कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं, पैर छू, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, शांत रहा करती, मस्ती मत किया कर। मैं बहुत मस्ती करता था, तो मम्मी बोलती थी इतना मत किया मस्ती, मस्खरा हो जाएगा तू। पर मैं उनकी ये बात नहीं मानता था। मुझे मज़ा आता था लोगों के साथ मस्ती करने में, हंसाने में, कॉमेडी करने में। बट माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी अ गुड सोल। एक सही चाहती थी वो मुझे। उन्होंने कभी मुझे गलत के लिए इनकरेज नहीं किया। तो वो जो सही रहने का जो सबको प्यार से रहना, सबको इज्जत देना, ये मेरी माँ से आया मुझे लगता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब तक कोई मेरी पूँछ पे पाँव न रख दे, तब तक मैं सबके साथ बहुत
प्यार से रहता हूँ, इज्जत से रहता हूँ। राइट। बस कोई पूछ पे पाँव रखे, अगर पूछ पे पाँव रख दिया मेरे, फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता, फिर मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं फूट जाता हूँ। तो जैसे मैं आप आज मैं यूट्यूब पे मैं जब सर्च कर रहा था आपके बारे में, तो ओवर द ईयर्स बहुत बार इस तरीके से हुआ है कि दैट सोनू निगम रिटन ऑफ एंड देन यू मेक अ कम बैक। अभी भी परदेसिया आपका गाना आया है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपका गाना है। यू ऑलवेज कीप ऑन बाउंसिंग बैक एंड राइटिंग द अदर पीपल्स वर्डिक्ट अबाउट यू रॉन्ग कम्प्लीटली। ये सेल्फ बिलीफ कितना ज़रूरी रहा है आपके लिए? सच बताऊँ तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं रियाज़ करता हूँ, और मैं अपने ओवरऑल फिटनेस लेवल पे, और मेरा काम ये जो दो है मेरे काम जिस पे जो मैं कर सकता हूँ वो है मेरा रियाज़ और ओवरऑल फिट रखो अपने आप को। 6 पैक नहीं चाहिए मुझे, वो कर भी नहीं पाऊँगा मैं भी, क्योंकि आई लव टू ईट, मुझे शौक है खाने का। लेकिन हाँ, वैसे ही मेरा स्टैमिना अच्छा रहे, मेरी ओवरऑल हेल्थ मेरे चेहरे पे लिखी हो कि हाँ ये हेल्दी है, ये अंदर से ठीक है, बाहर से ठीक है। बाकी तो सब किस्मत होती है, सब किस्मत। हम जहाँ हैं वो किस्मत है, जो हमें मिला वो मेरी किस्मत, जो नहीं मिला वो मेरी किस्मत। मैं तो पूरा सरेंडर हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ कहानी कुछ और चल रही, दिख रहा कुछ और है। यहाँ क्रेडिट लेना बड़ा आसान है, हमने किया, हम अपने को री इन्वेंट करते हैं, कुछ नहीं। सर झुकाओ, दरवाजे तब खुलते हैं यूनिवर्स के। बुरा वक्त भी आता है, आपने भी देखा होगा कितनी बार मुझे एक कष्ट वाले समय से गुजरना पड़ा। कभी किसी ने बैन कर दिया, किसी ने बॉयकॉट करवा दिया, कोई धरना दे रहा है मेरे लिए, मेरे खिलाफ। वो भी वक्त था, वो गुजर गया। हम उस वजह से हम अपना लक्ष्य जो मेहनत का है वो नहीं छोड़ा मैंने कभी। और ये भी आप सोचिए कि आई डोंट इवन होल्ड पीपल अगेंस्ट। बहुत पुराना हूँ मैं, 91 में आया था मैं बॉम्बे। पीपल ऑल्सो नीड चेंजेस ना। मैंने पूरा 90s में उन्होंने मुझे सुना, देखा है टीवी पे, सारे का मैं करता था मैं। 2000 में सुन लिया उन्होंने, 2010 में भी सुन लिया। राइट। तो अब मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि वही सोनू निगम पर समय आएगा कि मैं दिन में 17 गाने गा रहा हूँ या हर फिल्म में मेरे 4 गाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता अभी। मेरे बहुत लंबा करियर होता है। इस समय अगर मुझे अच्छे अच्छे गाने कुछ भी मिल रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर मेरे ढोलना आया था जी, है ना, उसके पहले लाल सिंह चड्ढा में मेरे 2 गाने अच्छे आए थे। शहजादा का टाइटल मेरा था, पापा मेरी जान एनिमल में आया था जी। अगर मुझे लोग इतना भी प्यार दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे कुछ एक गाने मेरे आते रहे, मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि दे हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंसान बोर हो जाता है। कितना भी आप अच्छा खा रहे हो, अगर आप कितना भी अच्छा खाना हो, वो खाने को आप बहुत समय से खा रहे हो, वो खाना आपको नया खाना चाहिए होगा यार। फिर आप उस खाने की इज्जत के खातिर उसको कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन आप एक ही खाने को 40 साल से परोस रहे जा रहे हो और आप उसको खाए जा रहे हैं, थोड़ा बोरियत हो जाती है। सो इसलिए मेरे हिसाब से मेरे सप्लाई और डिमांड में सप्लाई कम होनी चाहिए और डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। इतना ही ठीक है, जो है ठीक है। क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुली सेड। तो परदेसी जब मैंने सुना फॉर एग्जांपल, एंड यू नो, जैसे मैंने शुरू में मैंने इस तरीके से कहा कि सारे सिंगर्स एक तरफ एंड सोनू निगम एक हमेशा तरफ, से बोलते हैं आप। नहीं, बट ये आई थिंक ये मैक्सिमम लोग, माय वाइफ इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर म्यूजिक। फिजा के गाने बहुत पसंद है। ओके, सो द मोमेंट परदेसिया स्टार्ट्स फॉर एग्जांपल, जो देखिए बहुत से सिंगर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जो एक रोमांस का जो एक तस्वुर है जो आपकी आवाज़ में आता है वो बहुत ही यूनिक है। आप क्या इमेजिन करते हैं? व्हाट डज रोमांस मीन टू यू? इट मेंट वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट एजेस। Right. रोमांस हर उम्र में अलग अलग रोमांस की समझ में आई। अब रोमांस इतना नहीं है लाइफ में, इन द सेंस अपने आप से बहुत खुश हूँ। सो मैंने हमेशा मैं चाह रहा था कि एक ऐसी जगह पे पहुँचने की जहाँ पे मुझे खुश रहने के लिए किसी की प्रेजेंस या किसी की एब्सेंस की ज़रूरत ना हो। क्या बात है। मतलब आसपास कुछ भी चल रहा हो, मेरा अंदर से ठीक होना चाहिए। तो फिर मुझे ये भी समझ में आया कि प्यार जो है ये एक ऐसा इमोशन है जिसको लोग गलत ही समझते हैं आज तक। प्यार ईगो है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा देश, मेरा मज़हब, ये प्यार नहीं है, ईगो है, ये अकड़ है। मेरा भाई, मेरी गर्लफ्रेंड, ये प्यार नहीं होता। भाई इतना प्यार करता हूँ तेरे को, नहीं, तो जिससे तू प्यार करे, अगर वो कमीना आदमी तो तू कैसे क्या प्यार कर रहा है उससे? करेक्ट।
तो प्यार की परिभाषा ही मेरे लिए बदली। मैं समझ गया कि यहाँ पे प्यार, सही सच्चा प्यार वही है कि आप छोड़ दो ऐसे, मैं हूँ, आई एम विद यू, बट मेरा कुछ तुझ पे हक नहीं है। मैं मेरे बेटे से विमुख हुआ, अभी हाल ही मुझे समझ में आया कि मैं ज़्यादा उसके लिए सोच रहा था कि भाई क्या है कैसे, अरे यार छोड़ दो। हमारे माँ बाप ने तो हमें छोड़ दिया था, जब यहाँ आए थे तो क्या खुद ही तो करे थे सारा। जब उसके भी भाग्य में जो होगा वो होगा। तो प्यार है लेकिन हक नहीं है अपने बेटे में भी। मैं आई डोंट ओन यू, ये मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए अब ये है, कोई हक नहीं किसी पे मेरा। राइट। पहले था, पहले तक था कि ऑब्सेशन, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरी बीवी, मेरा बाप, मेरा अब नहीं। सो जैसे मैंने कहा कि परदेसिया, द मोमेंट द सॉन्ग स्टार्ट्स फॉर एग्जांपल, तो एक अलग ही दुनिया में इंसान पहुंच जाता है। साथिया फॉर एग्जांपल जो आपके गाने थे, जाने मन जो आपके गाने थे, वो एक आवाज़ इस तरीके की जो कि पूरे फैल गई है हर तरफ। थैंक यू। और बड़ी खूबसूरती से फैली एकदम, बिल्कुल रंगों के तरीके से। आई थिंक सही गाना सचिन जी ने कंपोज भी बहुत प्यारा किया है, लिखा बड़ा अच्छा अमिताभ ने। और जो ये दिख रहे हैं ना सिद्धार्थ और जानवी, बहुत सुंदर लग रहे हैं वो। बहुत अच्छा। तो ओवरऑल मैंने जैसे कहा ना, हर चीज़ फिट बढ़ जाती है तब एक कुछ चीज़ बन के आती है। इस गाने में बहुत समय के बाद में मुझे लगा कि जैसे सूरजो मध्यम में एक सच्चाई थी, जैसे आपने साथिया या सौ दर्द हैं, जाने मन के जो गाने थे, जो एक इश्क बिना क्या मरना यार मशवरा की, जो मेरा आती है आवाज़ ताल में जो गाना था, वो जो सच्चाई थी आवाज़ की, वो बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि किसी गाने में यूटिलाइज की गई है अच्छी तरीके से। एंड आई एम गेटिंग सो मच लव। कल रात को तो मैं ऐसे गाना सुन रहा था और मैं मैसेज पढ़ रहा था, मुझे आंखों में आंसू आ गए थे, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं बोलता हूँ क्या मतलब अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तू दे रहा है अभी तक मुझे, यार कमाल है, दिए जा रहा है। उस थैंक यू में मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। सोनू जी, म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ में आपका जो एक प्रोसेस होता है गाना बनने का, तो आपका क्या प्रोसेस होता है म्यूज़िक कंपोजर के साथ में जुड़ने का, लिरिसिस्ट के साथ में जुड़ने का? डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। बैक देन जब हमने शुरू किया था, तो मुझे याद है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में जब मैंने गाने गाए थे, तो हम उनके सिटिंग रूम में जाते थे, पहले गाना लिख रहे हैं, उनके रिदमिस्ट बैठे हुए हैं, वो खुद उनके पास हारमोनियम है, दत्ताराम जी ढोलक पे हैं, मुझे याद होते थे, और तुम्हारे बहुत बड़े कंपोजर थे वो जी, वो होते थे वहाँ पे, सब बैठे हैं एकदम खुर्राट बैठे हैं, हम देख रहे हैं नया लड़का आया हुआ है, तो सब देख रहे हैं कैसे गाएगा अभी। तो हम गाना सीख रहे हैं, फिर जा रहे हैं नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद में महबूब स्टूडियो में, और 150 लोग या 125 लोग म्यूजिशियंस हैं, उनके बीच में सब दिख रहे हैं, इतना ये अब ये गाएगा ना, अच्छा तो हम भी डरे हुए कि अभी गलती हो गई तो फिर रीटेक करना पड़ेगा, फिर गाना रिहर्सल हो रही है। वो एक अलग दुनिया थी जब लाइव हम गा रहे थे उनके साथ में जी। तब तक रिकॉर्डिंग में रीटेक स्टार्ट हो गया था, बट दे यूज्ड टू डू इट लाइव महबूब में 1 टेक। करेक्ट। तो जब मैं खिड़की खुली जरा पर्दा सरक गया, कमरा था दिल का खाली, कोई चुपके से आ गया, तो हंगामा हो गया, तो हंगामा हो गया। तो ये गाना मैंने लाइव गाया था महबूब में विद द म्यूजिशियंस। वाह। तो तब हम ये 1 टेक गाने की तैयारी से आए थे कि भाई 1 टेक गाना पड़ेगा, तो बस वैसे सोच के आए थे। देन टाइम चेंज्ड, देन हर कंपोजर का अपना स्टाइल होता है। अनुमली जी बहुत टाइम लेते नहीं, टाइम वैसे बातचीत में खूब ले लेते हैं वो, रिकॉर्डिंग में टाइम लेते हैं वो। मेरे साथ में उन्होंने कभी भी मुझे तंग नहीं किया, बट हाँ रिकॉर्डिंग के पहले बतियाने में तो उनको खूब मजा आता है। लेकिन कैसे खूब बात करते हैं, बहुत भयंकर बात करते हो। और तो उनके साथ अलग एक था इक्वेशन, प्रीतम के साथ में अलग है, वो थोड़ा निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं बहुत। ए रहमान अलग, ए रहमान आर यू रेडी से अरे गाना सिखाओ, यू लर्न इट ना, गो वो एकदम चिल्ड आउट है। सो एवरीवन हैज़ हिज ओन स्टाइल। निखिल निखिल ये भी बड़े मेरे नज़दीक रहे हैं। आनंद मिलन का अलग स्ट्रक्चर काम कर तरीका होता था। साजिद वाजिद बड़े प्यारे थे हमेशा, बहुत हमारा एक उधर म्यूचुअल लव था। दीवान की एल्बम वाज आई थिंक दीवाना सब बहुत अच्छे। सो आई बीन फॉर्चुनेट, अभी जब इनका गाना किया सचिन जी का, आई वाज इसके पहले मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। लेकिन इस बार हम लोग मेरे साथ रब्बानी गए थे, मेरे गुरुजी के जो बेटे रब्बानी, वो भी गए थे। तो हम लोग ये बात करते दोनों में
म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत थी दोनों पार्टनर्स में, सचिन जी ने बहुत बहुत इतने प्यार से आपस में बात कर रहे हैं, कोई तू मैं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन नहीं, ये बोल रहा है तो वो सुन रहा है, वो बोल रहा है तो ये सुन रहा है, और मुझे ही कन्वे किया जाए, सफाई से कन्वे हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि क्या बोल रहे हो, अच्छा नहीं तुम बोलो, कभी को होता है ऐसे कि आप क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं आ रहा, आप अच्छा तू बता, दोनों ही जो बोल रहे थे मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, जो कहीं कहीं क्लैरिटी इस लेवल की भी होती है, बहुत हर कंपोजर का अलग होता है। राइट, लिरिसिस्ट फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर साहब हैं, गुलजार साहब हैं, आपने जो कोलैबोरेशंस आपके इनके साथ में रहे हैं, क्या सीखने को मिलता है इन ऐसे लोगों से? सबसे पहला जो मैंने सीखा वो मेरे शौक़ भी है, क्योंकि लैंग्वेज में मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरा लहजा रॉन्ग ना हो। तभी मैं दिल्ली से आया था, पर मेरा दिल्ली से जो बात नहीं करता, वो दिल्ली वाले ऐसे बात करते हैं, मैं ये बात नहीं करता, दिल्ली वाले ऐसे बात करते हैं, मेरे सारे दोस्त आज भी, पर मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं दिल्ली में इतना टाइम रहा हूँ, लेकिन मेरा कभी जो बोलने का लहजा कभी दिल्ली का टिपिकल हुआ नहीं जी। हम जब बॉम्बे में भी थे बचपन में 80s के, तब भी हमारा क्या रे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं बात करते थे हम लोग, ऐसे बात नहीं करते थे, हमारा हमेशा बोलने का वो सही रहा। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो पहली चीज़ जो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी, अभी भी सीख रहे हैं, वो है उच्चारण, तलफ़ुज़। क्या बात? तो मैं हमेशा जावेद साहब को फ़ोन करता था कि क्या है, अच्छा मैं इतना हक समझता था, मैं तो बच्चा था मैं तब भी, जावेद जी इसको हॉराइज़न को क्या बोलते हैं, उफ़क़ बोलते हैं। भाई क्या बोला, उफ़क़ बोलते हैं। अच्छा ऐसे उनको मैं वर्ड्स पूछता रहता था कि कभी कभी, अच्छा ये बताइए क्या है, तो अच्छा यहाँ पे नुक्ता है कि नहीं है, उसमें है कि नहीं। तो ही वॉज वेरी काइंड, ही ऑलवेज गाइड मी विद द, जैसे आप सोनू जी आप मोहब्बत मत बोलिए, आप बोलिए मुहब्बत। मैं बोला अच्छा ये है सही, मोहब्बत, हाँ अच्छा मोहब्बत। हम तो पहले बोलते मोहब्बत, ही टॉट मी इट्स नॉट मोहब्बत की रानी, मोहब्बत की राह मोहब्बत, इट्स नॉट मोहब्बत की, हम ऐसे बोलते थे पहले। करेक्ट। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला, सिखाया था, ख्वाब नहीं बोलो, ख्वाब बोलो। आप जो ख्वाब कह रहे हैं ये ख्वाब नहीं है, सही अगर आपको बोलना है तो आप बोलिए ख्वाब। तो राइटर्स से गुलजार साहब ने साथिया के गाने से पहले मुझे घर पे बुलाया था, उन्होंने मुझे बताया कि गाना है बहुत टेढ़ी कॉम्पोजिशन है, तो मुझे लिरिक्स एक बार आपके साथ बैठ के फिट करना है इसमें, बिफोर गोइंग टू चेन्नई। आई थिंक चेन्नई में वो आए भी नहीं थे, मैं नहीं गया था, हाँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। बैठे उनका पूरा गाना मैंने एक बार ट्यून में गा के देखा लिरिक्स कैसे आती है, उन्होंने मुझे मतलब बताए, कुछ मैं अभी भूल चुका हूँ, मैं कुछ चीज़ों के मतलब सब समझाया उन्होंने मुझे। उनकी एक स्टडी थी जिसमें वो कितनी सारी किताबें पढ़ी थी वहाँ पे, मैं भी किताबों का शौकीन हूँ, मेरे पास भी 4-5 हज़ार किताबें होंगी। क्या बात? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके पास ऑफ कोर्स मच मोर देन मी। सो आई रिमेंबर दैट लव दैट आई रिसीव फ्रॉम हिम एट हिज हाउस बिफोर सिंगिंग साथिया, और कई ऐसे लोग हैं। आई हैव हैड ब्यूटीफुल टाइम्स विद समीर जी, अमिताभ भट्टाचार्य, जली शेरवानी जी बेचारे बहुत जल्दी चले गए, ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट, बहुत अच्छे। तो आई हैड सम ब्यूटीफुल, मजरू साहब, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक बार 1, 2 को 4 के गाने की, चेन्नई में थे जी। उनके जाने से कुछ समझिए महीनों पहले ही फिर हमने साथ में खाना खाया था, उनको वो गाना पसंद नहीं आया था जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मुझसे बात, हम खाना वाना खा रहे थे, तो आए मजरूर सुल्तानपुरी के साथ में मैंने खाना खाया, हाउ फॉर्चुनेट आई। क्या बात? और उसके कुछ महीनों के बाद में उनका इंतकाल हो गया। सो आई हैड पीपल हैव लव्ड मी। जावेद साहब की सालगिरह पे आपने, आई थिंक मेरे ख्याल से आप उनके कदमों में बैठ के आपने वो गाना हाँ, आपने गाया आई था। लव हिम लाइक ए फादर। वो बड़ी मोहब्बत, वो बहुत इस किस्म का एक्सप्रेसिवनेस आपका बहुत रेयरली देखा है। I treat him like my father, and he also has. And he got very emotional. हाँ, He's not a sentimental person at all. नहीं वो नहीं दिखाते, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं है। और मेरे साथ नहीं, वो कई बार मैं और वो रो चुके हैं, तो हमेशा मुझे पहले बोलते थे आप और हम मिलके बस रोते ही हैं ना, हंसते भी हैं और रोते भी हैं। तो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी कई चीज़ों से मैं बहुत सीखा उनसे, वो भी हमारे गुरु ही हैं एक तरीके से। एक ही पॉइंट पे हमारी जो है वो नहीं, हम लोग एक पॉइंट पे नहीं बैठते साथ में, वो है वो पूरे नास्तिक हैं और मैं सब में भगवान देखता हूँ। तो मैं इतना बिलीवर हूँ कि मैं मतलब हर चीज़ में मैं इतना, तो वो पूरे आस्तिक है और मैं पूरा, वो पूरे नास्तिक है और मैं पूरा आस्तिक हूँ।
तो मैं इतना आस्तिक हूँ कि मैं एक धर्म को भी नहीं मानता, मैं सब चीज़ को मानता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है जिसको मैं नहीं मानता। मैं इधर भगवान देख रहा हूँ, मैं उधर भगवान देख रहा हूँ, तो मैं वो उनका ये नहीं है, हमारा इस बात पे हमारा। बाकी वी हैव द सेम सेंस ऑफ ह्यूमर, आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़, आई हैव लर्न टू लॉट फ्रॉम हिम। कुछ चीज़ ही ऐसी है, वो आदमी सीखने लायक है चीज़, उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। एंड ऑल्सो ही हैज़ गिवन मी सो मच लव। वो मुझे अभी भी मिलते हैं, हमेशा कहते हैं, कभी वो उनसे पूछेगा मेरे बारे में। नहीं बिल्कुल, ही गिव्स अ लॉट ऑफ दुआज टू मी। राइट। और मुझे कहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जो मैं आपका कुछ देखता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। आई सम इंटरव्यू ऑफ योर्स और सम कमेंट ऑफ योर्स, मुझे हमेशा अभी लेटली जब मिल रहे हैं जब से, मुझे वो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो भी शायद जानते हैं कि मैं उनको कितने सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने आपसे वो दिखता है। तो हम उनको देख के, जब मैं गा रहा था कल होना, मुझे लगा तो ये आदमी ने मुझे कल होना दिया भैया, सलाम। एंड अपार्ट फ्रॉम द तन्हाई एज वेल, क्या क्या रिफ्यूजी, पंछी नदियाँ संदेश से आते हैं, राइट। क्या नहीं उनके साथ मैंने क्या क्या काम कर रखा है। एंड वंस अगेन सर, तन्हाई का जो वॉइस थ्रो है, वो ऐसा लगता है कि किसी अंधेरे में से एक आवाज़ जो है वो चीरती हुई निकल के जा रही है। मतलब इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। कितना सुंदर गाना बनाया है शंकर एहसान लोई ने। जी। और अच्छे लोगों के साथ में काम करते हैं, अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। राइट। मैं आपका एक रील देख रहा था बच्चन साहब के साथ में, कौन मैं करोड़पति पे, और आपने जिक्र किया कि कोई किताब आपने मियामी से, इतनी बिक्री है वो किताब, ट्रिनिडाड, जी, सारी दुनिया मुझे फोटोग्राफ भेजती है उसकी उसकी इतनी लोगों ने किताबें खरीदी उसको। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। एंड आपने जैसे मेंशन किया कि आपके पास बहुत सारी आपकी किताबें, यू लाइक टू रीड। पहले बहुत पढ़ता था, अब सुनता हूँ ज़्यादा। अब बिकॉज ऑफ यूट्यूब वगैरह में ना बहुत ऑडियो बुक्स, बहुत सारे लेक्चर्स, कई फिलोसोफर्स के बारे में सुनने को मिलता है, कितनी घटनाएं, कितनी हिस्टोरिकल कितनी चीज़ें हैं। तो अब मैं पढ़ने से ज़्यादा सुनने का मैं ज़्यादा मज़ा लेता हूँ। पर किताबें तो है मेरे पास, बहुत सारी बड़ी किताबें। ओनली हैज टू रीड अ लॉट। यू राइट समथिंग? हाँ, मैंने लिखी हैं चीज़ें काफ़ी। अभी उसके लिए अलग कुछ करेंगे उसके लिए अलग है काफ़ी। आई हैव रिटन, मैंने कितना अच्छा लिखा था एक बार, ये स्कूल में लिखा था मैं 10th में था। तो हमने, हाँ, तो हमको वो अनुप्रास अलंकार वो सिखाते हिंदी में जी। मैंने लिखा था स्कूल। मेरे दोस्त पागल हो गए थे, तूने लिखा है? मैं के नशे के नशैले मन मन के से ज्ञान का पहले। क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं के नशे के नशैले मन के से ज्ञान का पहले। फिर समझाया इसको मैंने, मैं के और मैं के नशे की नशैले मन का मतलब घड़ा, मन के से ज्ञान का पहले। तो ये मैंने स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जो हम बड़े बड़े लोगों की कविताएं सुनते थे, दोहे, सोरठा, ये सब जो हम सीखते थे उस समय, मैंने ये बनाया था उसमें। राइट। एंड anyone who has seen you perform as an actor, I think they love what you do. You're an absolute entertainer. वो एक ही प्रॉब्लम हुई, अगर जानी दुश्मन नहीं आती ना, तो वो जर्नी अच्छी होती है। But that film has become a cult. वो कल्ट हो गई, लेकिन उससे मेरा मतलब होता है ना, जैसे मैं, अरमान कोहली मेरे भाई जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे वो। तो पर फिर भी ये कहना, हम सभी जानते हैं कि वी नेवर एक्सपेक्टेड सो मेनी पीपल टू गो रॉन्ग। मतलब जब मैं ये फिल्म मैंने साइन की थी, तो मेरे दिमाग में क्या था, सनी देओल है, हाउ रॉन्ग कैन ही गो, अक्षय कुमार है, हाउ रॉन्ग कैन ही गो, मनीषा कोइराला समझदार, हाउ रॉन्ग कैन शी गो, अरशद वारसी है, अपना आफ्ताब शिवदसानी है, आदित्य पंचोली है, कितने लोग थे उसमें। एंड हाउ रॉन्ग कैन अ फिल्म गो, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द मूवी डिड नॉट रीच अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। तो फिर मेरा उसके बाद मैंने काश आप हमारे होते, मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था फिल्म, वो फिल्म भी ऐसी ही निकल आई। मतलब उसका इन्होंने शूटिंग पे चले गए 2.5 महीने की, और क्लाइमैक्स नहीं लिखा। कौन करता है ऐसे? यू आर थिंकिंग ऑफ द क्लाइमैक्स व्हेन यू आर शूटिंग इन कैलगरी या वैंकूवर, एंड यू आर थिंकिंग कि फिल्म को एंड कैसे करेंगे। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये लोग कौन है? नादिरा बब्बर जी की बेटी, राज बब्बर की बेटी का डेब्यू हो रहा है। हाउ कैन दे गो फॉर अ शूट विदाउट अ क्लाइमैक्स इन प्रोडक्शन? किसकी भी गलती होगी मुझे पता नहीं, हमारे भाग्य में आना था वो। तो फिर वो भी फिल्म कोई हिस्सा बना। द ओनली फिल्म दैट वाज
रिस्पेक्टेबल वाज लव इन नेपाल। फर्स्ट फिल्म जो लास्ट में लव इन नेपाल, वो मेरी फिल्म लास्ट आई थी। वो फिल्म को ढंग से वो भी नहीं मिल पाया, रिलीज़ नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया था आपस में। राइट डायरेक्टर साहब मर गए 3-4 साल पहले उनके, तो दे हैड अ थिंग। सो देन आई रियलाइज दैट आई एम टू बिजी अ पर्सन टू इन्वेस्ट सो मेनी डेज इन अ मूवी दैट इज़ नॉट गोइंग टू सी। क्या होता है, हम थोड़े पागल टाइप के थे, जहाँ भी कूदेंगे मर जाएंगे फिर उसमें। अगर ड्राइविंग करूँगा तो मैं उस समय, आई लव ड्राइविंग, जैसे कुछ भी मैं काम करता हूँ तो मैं इसमें घुस जाता हूँ। तो जब हम घुस रहे थे तो मुझे लगा कि ये फिल्म हम इतना टाइम दे रहे हैं, 100 दिन शूटिंग, प्रमोशन, डबिंग्स, इतना दे रहे हैं आप एक फिल्म को, 100 दिन दे रहे हैं, और ये फिल्म ने ये आपको रिजल्ट ये दिया। तो फिर झोंको मत अपने आप को, जो आप कर रहे हैं उसी में झोंको अपने आप को। अगर आपको रियाज़ करना है तो आप फिर रियाज़ में झोंको अपने आप को। 100 days यू वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर अटेम्प्टिंग समथिंग विच, एक तो वैसे भी इमेज का प्रॉब्लम है, लोग इंडिया में इतने नहीं हैं कि भाई, मतलब सिंगर, उसको हम 10 साल से सिंगर जानते हैं, वो क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार। करेक्ट। वो एक इतना घर में घुसा हुआ था, सोनू निगम सारे गामा, सोनू निगम एक्टिंग करता हुआ भी एक्टिंग भी कर रहा है, उसको क्या। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बचपन से जो अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहता आ रहा है, अचानक वो अपनी माँ को मॉम बोले तो माँ अम्मी क्या सोचेगी, अबे अभी तक तो बचपन अम्मी जान कर रहा था ना, अचानक मॉम हो गया, तो यही वाली बात है। Right. तो अभी तक But your mimicry on stage or on so many shows, I think it's absolutely hilarious. Udit ji and Kumar Sanu ji and हाँ, अभी कोई नया आइटम आ नहीं रहा। नहीं, यस, इनको ऑब्जर्व किया बहुत। जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता तो फिर देख रहा होता है कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, Right. इनकी भाव भंगिमाएँ क्या है, इनसे क्या छीना जा सकता है, इनके अदायगी का, इनके क्वालिटीज़ कौन सी है जो अपनाई जा सकती हैं। सो उस स्टडी करते करते यू गेट टू गेट द मैनरिज्म। Right. आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो कितना बड़ा फैक्टर है आपकी कामयाबी में? उल्टा मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास था ही नहीं था आत्मविश्वास। हम, ये एक प्रॉब्लम रही है, मेरी रही है, शायद आई डोंट नो, शायद मेरी ज़्यादा रही होगी। हम बहुत ज़्यादा झुके होते हैं यार, इतना भी नहीं ज़रूरत थी झुकने की। हमने उन लोगों के पैर छुए हैं जिन्होंने बोला अबे क्या पैर के छू रहा है, हमने उनके पैर छुए यार। इतना दुख हुआ मुझे कि मैं किस श्रद्धा से इसके पैर छू रहा हूँ और ये आदमी उसे ऐसे बात कर रहा है। देन आई लुक एट द जनरेशन टुडे एंड आई फील यही ठीक है यार। हाय, हाउ आर यू, हम झुके जा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, कोई आ रहे तो हम खड़े हो रहे हैं। अब लगता है मुझे कि इतना क्यों डर रहा था तू कोई इतना तो नहीं गिरा हुआ था, इतना भी भरोसा नहीं था कि तू कुछ बन जाएगा। तो किनके पैर छू रहा था वे? गंदी गाली देने वाले, लड़कियों के बारे में भद्दी बातें करने वाले, उनके पैर छू रहे थे हम लोग। अब लगता है कि पर शायद जर्नी यही है। अब क्या अपने आप को क्या बोले अभी, दिस वाज आवर कंडीशनिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। आत्मविश्वास आया बहुत लेट, मालूम ही नहीं था मैं क्या हूँ, हमें पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली अच्छा गा रहा हूँ, और मैं जो शोज़ कर रहा हूँ, दिन में 3 एपिसोड सारेगामा की शूट कर रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम, 3 नए गाने ओपनिंग, 3 नए गाने क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट याद कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट मैं और रिजल सिंह लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली क्या काम कर रहा हूँ, और मैं थक ही नहीं रहा हूँ। मेरी एनर्जी सुबह से लेकर रात तक 3 एपिसोड कर रहा हूँ, बराबर की लगी हुई है। फिर मैं रात को सो रहा हूँ, सपने में मुझे सारेगामा की शूटिंग आ रही है। सपना 5 दिन जो होते थे मेरी शूटिंग के, आई यूज्ड टू ड्रीम दैट आई एम ऑन स्टेज। मैं इतना घुस गया था उसमें। आई वॉज नेवर प्राउड ऑफ माई ओन सेल्फ कि कर क्या रहा है बे तू, कौन करता है इतना लाइव, बिना ऑटो ट्यून के, बिना रीटेक के तू एक कौन से गाने लाइव गा रहा है। कभी सैगल के गा रहे, कभी आशा भोसले के, कभी लता मंगेशकर, रफी साहब के, अनूप जलोटा के कवालियाँ। तो क्या मतलब, व्हाट वाज आई डूइंग? ये आत्मविश्वास आना चाहिए था उस समय। तो हम पैसा भी मांग लेते उनसे, हमने पैसा ही नहीं मांगा कभी भी। हमको क्या मिल रहा था? आज आत्मविश्वास के लोगों के शो OTT पे चल रहे हैं, पैसा मांगना आता है। हमने पैसा ही नहीं मांगा कभी, जो दे दोगे चल जाएगा। 3 एपिसोड कर रहे हैं, मिल रहे 30,000 रुपये, इतनी मेहनत करने के लिए। और चैनल तो कमा रहा है। 26-27 का TRP आ रहे थे उस समय, 26-27 का। आज 3 आता TRP तो लोग पूछ रहे। हमको आत्मविश्वास नहीं था, असल होना चाहिए था, पैसा मांगना आना चाहिए था।
किसी भी शख्स के लिए या एक आर्टिस्ट के लिए डिटैचमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? हर इंसान, आर्टिस्ट के लिए भी नहीं। मेरा तो लगता है कि जब तक ये सबक हम नहीं सीखेंगे, पिटाई कर करके सबक सिखाया जाएगा। ये कायनात जो है ये यही चाहती है कि हम डिटैच हो जाए। हम सबक सीखते नहीं हैं, बार बार पिटाई होती है हमारी। कभी कुछ छिन जाता है या कोई ऐसा बिहेव करता है, लगता है हम इसको प्यार भी कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे बीते से। सो मेरे हिसाब से एज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली डिटैच हूँ तो अच्छी बात है। आशा भाई मुझे कितना पहले बोलती थी, यार सुनो कभी शादी नहीं करनी चाहिए, आर्टिस्ट को शादी नहीं करनी चाहिए, हमेशा बोलती थी ऐसे। बट ओवरऑल आई फील एज ह्यूमन बींग्स, मेरा तो यही है कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छी जगह पे बिठाया हुआ मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ सबके प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, मेरे कलीग्स के प्रति। अटैच नहीं हूँ किसी, मैं अपने आप से भी अटैच नहीं हूँ। मुझे पता है कि सोनू निगम से मेरा नाता टूटने वाला है एक टाइम के बाद में। मैं ही नहीं रहूँगा, मैं सोनू निगम नहीं रहने वाला कुछ टाइम के बाद में। तो मेरे को ये है कि हाँ ठीक है, एज आई एम लिविंग इनसाइड सोनू निगम, तो मैं आई डू गुड जॉब विद हिम। मैं उसको ठीक ठाक रखूँगा, थोड़ा एंजॉय भी कराऊँगा, थोड़ा मेहनत भी कराऊँगा, आई विल कीप हिम नाइस। बट एक दिन मुझे निकलना पड़ेगा इस शरीर से। ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली सेड। मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ करे हैं और मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ में सेलिब्रिटीज़ दे हैव क्राइड। लेकिन जब आप अपनी मदर के बारे में शुरू में कह रहे थे, पहली बार आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ आई एक्चुअली was welling up inside for the first time ever. I could see that. Beautiful, beautiful. सोनू जी, एक रैपिड फायर से हम लोग क्विकली ख़त्म करते हैं. Okay, so rapid fire with Sonu Nigam. If your family hadn't been musically inclined, do you think you would have still found music? If I were musically inclined and my family wasn't, then I would have found my way. But if my family wasn't inclined, then probably even I wouldn't have been introduced to music in such a nice way. I would have probably been like the rest of our families, some government servant, into some undersecretary or Reserve Bank of India or NDMC. What the rest of my family is like. Fantastic. अगर आप 90s के बजाय आज डेब्यू किया होता आपने, तो आपको क्या लगता है कि आपकी आर्टिस्टिक जर्नी में क्या अलग होता? ग्राइंड जो मैंने देखी है ना 90s में, ग्राइंड वो अगर मैंने नहीं देखी होती तो शायद I wouldn't have been shaped this way. वो ग्राइंड, वो कभी कभी ज़िल्लत, और कम उम्र के लोगों को लोग और तंग करते हैं. टुडे आई हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, बट व्हेन आई केम आई वाज 18 years old, टू थिन. मेरे बिल्डिंग की लड़कियां मुझे टिश्यू पेपर बोलती थी, मैं इतना पतला था. अब इतने पतले आदमी को कोई बोले सिंगर बनने के लिए आया है, कहाँ इज्जत मिलेगी? राइट. तो वो जो ग्राइंड देखी मैंने, तब शायद तकलीफ होती होगी, बट आई डोंट माइंड इट टुडे. But you've always been very supportive of younger singers. We had Javed Ali today in the afternoon, and मैंने उनको रिमाइंड किया कि सोनू सर ने आपके बारे में हमारे शो में बोला था. And always like you've always been very supportive of younger singers. क्या यही सही नहीं है? यही सही है ना. अगर कुछ अच्छा है तो उम्र में कम हो या बड़ा हो, अच्छा. मैंने अभी हाल ही में किसी को कहा था कि जब मैं 18-17 का था, तो ये जो मेरे जो बड़े हैं, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, कुमार शानू जी, उदित नारायण, ये लोग के 34, 35, 36 के होंगे उस समय, जब हम 18-17 के थे तो, है ना, उतने के होंगे. तो अब जब मैं एक सर्टेन एज पहुंच गया हूं, तो क्या मैं किसी 36 साल के सिंगर से इंस्पायर नहीं हो सकता? क्या बात, क्या इतना ईगो है मेरे को कि मेरा गुरु मुझसे बड़ा होना चाहिए. अब जब तक कोई गुरु 54-55 साल का नहीं होगा, तब तक वो एक गुरु नहीं हो सकता. वो अब 36 वाले को गुरु नहीं मान सकता मैं, क्योंकि ही इज यंगर टू मी. मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने अरिजीत के बारे में आप कह रहे थे कि दैट अरिजीत को चबाना आता है. कि उसने म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, बहुत काम किया है, सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे गाना गवा दो. And he has worked really hard to come where he has, which is wonderful. Many times I think कोई भी सिंगर जो है किसी और सिंगर के बारे में इस तरीके से बात नहीं करेगा. मैंने तो नहीं सुना. हाँ, जावेद साहब ये बोलते हैं मुझे. He was also talking about the same thing कि I haven't heard anyone talking about anybody like this. But मैंने आपको यही कहा ना कि मेरे चक्षु खुले हुए हैं भैया, मुझे दिख रहा है जो अच्छा है वो अच्छा है, वो किसी भी उम्र का हो, कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो. अच्छे को अच्छा नहीं बोलना, इससे बड़ा ये तो बेईमानी हो गई. अच्छे को अच्छा बोलना पड़ेगा आपको. और कहने की बात, वैसे हर इंसान
जो भी कहीं पहुंचा है ना, उसमें कुछ है, आपकी आंखें होनी चाहिए उसको परखने की। अमूमन लोग यही बोलते हैं कि ये कैसे आ गया, इसको तो एक्टिंग नहीं आती, इसको सिंगिंग नहीं आती, इसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। तो अपने आप से सवाल पूछो, अगर इतनी खामियां हैं उसमें और तुमको ये सब आता है, तो तुम वहां क्यों नहीं बैठे हो? क्या बात। पूछो अपने आप से, पूछो। उसको नहीं आती एक्टिंग, उसको गाना नहीं आता, उसको बजाना नहीं आता, तुमको आता ना, तुम वहां क्यों नहीं बैठे? पूछो अपने आप से, क्या कमी है तुम में? डेफिनेटली तुम इंसान सही नहीं। प्रॉब्लम, इट इज यू इज योर ओन प्रॉब्लम। मैं एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मैं अब्बा से मैं पूछता था कि आपका कभी क्रिटिसिज्म आपका होता था कि आपको कोई, बोले हाँ लेटर्स आते थे कभी बार आते हैं। मैंने कहा कि क्या होता है, बोले कि वो वही इसमें आपकी इस गज़ल में जो है शेर मीटर ये था वो था। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? मैं कूड़े में डाल देता हूँ। और क्या? बोले कि भाई तुम्हें इतना आता है, तुम लिख के दिखाओ ना। तुम कर लो। बिल्कुल। Which is that he was a very very strict critic of himself, very strict. मैं भी आपको बताऊं, मुझे भी पहले 20-30 साल पहले, जब ऐसे लोग जस्टिफाई करते हैं क्रिटिसिज्म किसी का करना, और मेरा इस पे विचार ये है कि क्रिटिसिज्म करने के लिए पहले आपको वहाँ बैठा होना चाहिए जहाँ आप हमको देखना चाहते हो। लता मंगेशकर जी मुझे बोले कि ये ना, तो समझ में आता है मुझे, यू कांट बी अ बाई स्टैंडर एंड टेलिंग फरीदून और शाहरुख खान और एनीबडी एल्स कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। तुमको पता भी है जिस क्राफ्ट के बारे में तुम बात कर रहे हो। अगर मैं बोल दूं कि ये जो दवाई का फॉर्मूला ये रॉन्ग है, ये जो मेडिकल स्टोर से जो दवाई आई है इसका ये जो है इंग्रेडिएंट्स इसका रॉन्ग है, और फिर वो बोले नहीं सही है, मत, यू डोंट लाइक क्रिटिसिज्म, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग आई कैन से एनीथिंग। इसकी एक्टिंग खराब है, इसकी फिल्म मेकिंग खराब है, यू कांट टेक क्रिटिसिज्म। हाँ ये भी तो होता है। यू कांट टेक क्रिटिसिज्म। तुम कौन हो पहले बताओ। तुम कौन हो? अब ये कैमरा के साथ बैठे, इनको सब पता है कैमरे के बारे में। करेक्ट। मैं इनको ज्ञान दे सकता हूँ? बिल्कुल सही। तुम्हारी ये है वो, अगर ये बोले नहीं सर ठीक है, यू कांट टेक क्रिटिसिज्म। पहले पता होना चाहिए। करेक्ट। अगर आपको किसी की उर्दू करेक्ट करनी है तो आपको पहले खुद उर्दू दा होना पड़ेगा जी, तब आप करेक्ट कर सकते हैं कि ये आपकी लैंग्वेज में ये गड़बड़ है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर आप अपने करियर ग्राफ से में से एक गाना निकाल सकते तो कौन सा निकालते? कई हैं, लेकिन ऐसे ठीक नहीं रहेगा। अब देखिए, ऐसे कई गाने हैं जो बड़े आज हास्यास्पद लगते हैं, पर मैं निकालना नहीं चाहूँगा उनको। जैसे एक गाना मैंने गाया था बहुत पहले, तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी हो गया। इसमें जॉनी कपूर जी बेटे नासिर वो थे इसमें हीरो, पूर्णिमा जी और मैंने गाया था गाना। अब सुनते हैं तो हमको जो आता था हम गाते थे उस समय, बट वुड आई लाइक टू गेट दैट आउट? नहीं, वो भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है गाना। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम मेड अप ऑफ ऑल दैट। मेरे ये सब मेरे करियर का पूरा सिस्टम है, सेल्स हैं, सिस्टम है पूरा, इसका एनाटॉमी है उसकी। आपने मुझसे जिक्र किया था गोविंदा साहब के बारे में कि दैट you've had a lot of fun singing for गोविंदा साहब। हाँ, बहुत। वंस अगेन आपकी वॉइस टेक्सचर में बहुत ही अलग आती है उनके लिए गाने में। उनके लिए हाँ, आई विश अभी भी हम लोग खूब काम कर रहे होते, वो फिल्में ही काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट गाना उनके लिए मैंने गाया था ये किल दिल, है ना, जो हमने। क्या बात है। लेकिन वो आदमी बहुत ही गुणी, एक हरफत मौला आर्टिस्ट हैं। अनादर, जैसे शाहरुख खान एक उदार रहे हैं तारीफ़ करने में, वैसे ही गोविंदा साहब भी बहुत उदार है। जब से मैं उनसे मिला था, मैं तो एकदम कुछ नहीं था, एकदम नया नया था। उनके लिए मैंने गाना गाया था, वो धीरे से जब कैसे दिल ने लिया मेरा नाम, मुकाबला फिल्म में गाया था। तो आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम, ही वाज वेरी काइंड, वेरी। इन लोगों ने मुझे उधर ना अच्छा लगा मुझे इनको मिल के। इट वॉज नेवर कि मैं गोविंदा इतने बड़े स्टार से मिल रहा हूँ, बहुत प्यार से रहे वो। सो व्हेन आई सैंग फॉर हिम, मुझे पता था कि भाई ये चमत्कारी आदमी है, तो गाने में जितनी हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक रफ़ी साहब सोचते होंगे जो शम्मी कपूर जी के लिए, वही सोचा मैंने गोविंदा जी के लिए। क्या बात है, आई थिंक परफेक्ट एनालॉजी। अपने अपने अपने
आपके जो जो गाने डिस्कोग्राफी हैं, आपको कौन सा गाना ऐसा लगता है कि दैट मे बी इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग एवर? डिफिकल्ट सॉन्ग है वो। ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि आप भी क्रिएटिव आदमी हैं, अगर आप सही मायने में किसी काम को अच्छा करना चाहते हो तो वो डिफिकल्ट ही होना चाहिए, क्या बात है ना? चाहे कोई सिंपल गाना भी हो, तो भी जब तक आप उसको डिफिकल्टी के लेवल पे नहीं सोचोगे, है। अगर आपने ऐसी ऐसी गा दिया कि मतलब ठीक है, गा दिया तो। और ऐसे कई गाने मैंने गाए हैं जो वन टेक ओके हुए हैं, बट वो वन टेक ओके इसलिए हुए होंगे क्योंकि मैं उसके पहले बहुत रियाज करके आया हूँ। सो डिफिकल्ट लेवल पे लेकर गया मैं। ये नहीं कि मैं गा रहा हूँ और 6 घंटे लग रहे हैं गाना गाने में, ऐसा नहीं था। रियाज करके आए। वो एक जावेद साहब एक बड़ी अच्छी एक शेर बोलते हैं, वो किसी और का लिखा हुआ है, कहते हैं कि देखते नहीं लोग पीछे की रियाजत, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। वाह, अब एग्जैक्टली यही वर्ड्स नहीं है, कुछ ऐसे- एफर्टलेस कैसे हो। कि मतलब तो मेरे हिसाब से चाहे वो संदेशे आते हों, क्योंकि मेरा उस समय पहला पहला था कि अच्छा होना चाहिए यार, जेपी दत्ता साहब की फिल्म में, और कोई गाना 4 अंतरे का गाना है, मेरे साथ में रूप भाई हैं, इतना अच्छा जो गवैये हैं खुद, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में तब भी होगा। ये दिल दीवाना में भी स्ट्रेस में होगा मैं। कल जाने होना कोई जाने होगा- नहीं देंगे हम। जाने नहीं, वो तो मैंने, हाँ वो ऑलमोस्ट वन टेक आया था मैंने उसको। फिर पर वही घुसना पड़ता पूरा, मुझे पता है, लाइट वाइट बंद करके मैं ऐसे कर रहा था, उस गाने को गा रहा था। तो हाँ, कुछ गाने हैं जैसे सतरंगी रे गाना गा रहा था मैं, तो लास्ट में मैं फंस गया था एक आलाप लेते हुए, मुझे बात की, तो मैं गला थक गया था मेरा उस समय। व्हाट अ सॉन्ग। हाँ, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, आधा घंटा, और वो गाया, वहाँ फंस गया था। मेरे ढोलना जो मैंने लास्ट ईयर गाना गाया था, ये टेढ़ा गाना था मैंने, तो ये मैं पूरी तैयार करके आया था। मैंने घर में बैठ के लिरिक्स लिखे पहले, और स्लो कर करके सारी सरगम को ठीक किया मैंने, जो मुझे गा के भेजा हुआ था। एंड आई प्रैक्टिस तो मैंने वेंट देयर, आई sang the song in 40 minutes प्रॉब्ली, जब कितना लंबा गाना है वो, बट उसके पहले मैं तैयार गया था इसलिए। सो वो गाना डिफिकल्ट है, गाया मैंने इजीली, लेकिन मैंने उसको पूरा उस पर मेहनत करके ही मैं गया था। एंड बॉर्डर 2 में संदेश से आपने रिप्राइज वर्जन मेरे ख्याल से देयर समथिंग। अभी हाँ गाना है उसको मुझे, मैं अभी तो मैंने सिर्फ उसका एक लाइन गाई थी ताकि उसका टीज़र इस्टेब्लिश हो। कल ही मुझे भूषण कुमार का फ़ोन आया था कि इन गानों को भी मुझे जल्दी ही डब करना है, कुछ इसमें 1 या 2 गाने मेरे। गुलशन कुमार साहब की क्या अहमियत है आपकी लेगेसी में? हम ये पिता समान, पिता स्नेह। वो तो मैं बोलता ही हूँ ना, नन्नू, और हमारी जब भी बात होती है हम बोलते हैं हमारा कॉमन फादर, हम ये बोलते हैं। तो है उनका बहुत, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में इतनी नज़दीक किसी की डेथ नहीं देखी थी कभी, और वो भी ऐसी ग्रूसम। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डेथ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके पहले मैंने मेरे नाना जी को जाते हुए देखा था, लेकिन हम उनके साथ इतना टाइम नहीं बिता पाए थे। तो मेरी ज़िंदगी में किसी ऐसे महत्वपूर्ण आदमी की पहली बार मैंने मौत देखी, हिल गया था। आई नेवर एक्सपेक्टेड गुलशन कुमार दुनिया से निकल जाएंगे यार। ओह, बहुत बुरा समय था। मैंने नन्नू को इतना रोते हुए देखा है, बाप रे, भूषण जी। बहुत बहुत। वो सिर्फ कंटिन्यूस वो बस हुआ है, वो उसका मैंने मुंह देखा ही नहीं ऐसे बैठा हुआ, वो बस ही था, वो यही था बस पूरा टाइम। चाहे वो उनके बगल में बैठा हो, चाहे उनकी जब जा रही थी प्रोसेशन जा रही थी, जब हम उनको अग्नि दे रहे थे, मैंने उस लड़के को नॉर्मल देखा ही नहीं कि ऐसे कोई ऐसे रो के ऐसे हो जाता है कि सर, नहीं, मैंने इतना रोते हुए किसी को देखा नहीं लाइफ में। मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे बदन में एक सनसनी हो जाती है कि बेचारा क्या बीती थी उस पर। पूरे फैमिली, हम, अगर मैं, उनका तो खून नहीं था लेकिन हम हिल गए थे भैया कि हमारा जैसे बाप का साया हमारे सर से उड़ गया, तो उन पर क्या बीती होगी। इट वॉज वेरी सैड थिंग। आज भी तब से ही गुलशन जी की तो तस्वीर मेरे घर में मंदिर में लगी रहती है हमेशा। अभी मेरे घर पे आए, देखा है जी। उनका है, उनका हाथ रहा है मेरे सर पे बहुत। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम। जब मैं स्कूटर में 2 व्हीलर में आया था एक बारी, और वो बाहर बैठे थे गेट वाले थे, और जी कैसे हैं आप, मैंने कहा अच्छा हैं जी, तो मुझे ऊपर से चेकआउट करते थे वैसे, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लैम्बॉयंट था, दिल्ली से आया हुआ था, बाल लंबे लंबे, तो ही सोल में चेक में आउट थे, और कैसे हैं आप, सब ठीक है, हाँ जी, और फैमिली यहीं पे है। मैं बोला नहीं जी, अभी फैमिली यहाँ पर है नहीं, अभी थोड़ा काम चालू हो जाए तो हैं,
भी अकेले रहते हो? नहीं, ले आओ फैमिली, ले आओ, हम सपोर्ट करेंगे आपको, सपोर्ट करेंगे हम। क्या बीती होगी मेरे दिल पे, सोचो आप। एक आदमी ने यहाँ बैठ, गुलशन कुमार ने बोल दिया तुम ले आओ फैमिली को, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मतलब नाउ आई कैन लिव विद माई मदर, माई सिस्टर्स एंड माई फादर, वी कैन ऑल कम हियर। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। नहीं, आप ले आइए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट नहीं, सपोर्ट, फुल सपोर्ट करेंगे आपको, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बच्चा खुश, फट फ़ोन किया, आ जाओ सब लोग, आ जाओ अभी अब यहाँ पे हमारा काम बनना शुरू हो गया। अच्छा, गुलशन कुमार ने से बोला, अच्छा चलो तैयारी करते हैं। एंड देन 3 months माई फैमिली वॉज इन बॉम्बे। राइट। अगर इन फॉलोइंग लोगों से अगर आपको कोई सवाल पूछना होता लिविंग ऑन डेट, तो आप क्या उनसे सवाल पूछते हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब से आपने क्या सवाल पूछा होता? उनके बारे में सब जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उनसे पूछना। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे उनके बारे में ऐसा हो कि पूछता ऐसा हो। मुझे पता है वो उनका नेचर क्या था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या था, उनको मुझे सब पता। आई हैव नथिंग टू आस्क। राइट। एस डी बर्मन साहब से अगर आप कोई, हाँ, उनसे पूछ सकते हैं कि आप गाते वहाँ कौन है तेरा, ऐसे गाते थे, और आपने गाने गवाए हैं लोगों से, तेरे मेरे सपने गाता रहे, तो आप सिखाते किस आवाज़ में थे? बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि भाई वहाँ कौन है तेरा, मोर साजन है उस बार, तो गाते ऐसे होंगे। राइट। तो ये मुझसे चल मुझसे चल मुझसे चल मुझसे चल किए जाए, हाय रे हाय हाय नो अय्या बेईमान, कैसे सिखाते होंगे, किस आवाज़ में गाते होंगे? क्या बात है, दैट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। माइकल जैक्सन से अगर आपने कभी कोई सवाल पूछा था, इज ही एन इंस्पिरेशन फॉर यू? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं उनसे यही सवाल पूछता कि आपके गानों के लिरिक्स मुझे समझ को नहीं आते कभी भी, और इतना जल्दी क्यों चले गए भैया, मिल लेते एक बार मुझसे, यही सवाल है। ओके। मैडोना से अगर आपको सवाल पूछना चाहें? ओह, थैंक यू, हमारी जवानी आपने बड़ी अच्छी गुजरवाई, बड़ी हॉट थी आप। ओके, अगर आपको इन एक चूज करना हो 2 ऑप्शंस में से, माही वे या ये दिल, ये देखते हो, मैं हूं ना या अभी मुझ में कहीं? अभी मुझ में नहीं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मुझे लगता है कि हर जो गाना आपका जहन में अभी मुझ में, व्हाट अ सॉन्ग, अलग दुनिया है। व्हाट अ सॉन्ग, एंड वंस अगेन नॉट एन इजी सॉन्ग फॉर एनीवन। दैट्स, वो चीज़ बन जाती है। अजय अतुल की इतनी बड़ी जर्नी म्यूज़िक की रही है, वो भी अपना म्यूज़िक कूट के भर दिया। अमिताभ भट्टाचार्य ने क्या लिखा है गाने को, और वो गाने की कुछ है अलग ही उसका हो गया। अभी भी सुनता हूँ तो कभी आंखों में आंसू हो जाते हैं, और सब मुझे ये बोलते हैं आपका गाना सुन रहे हैं और रो रहे हैं। इस गाने को सुन के सब रोते ही हैं ज़रूर। ये सद्दे में यूं ही झुकता हूँ या सूरज हुआ मत्ता? दोनों गाने बहुत पसंद हैं मुझे, इक्वली सुंदर हैं दोनों गाने, पर क्योंकि सूरज व मध्यम मैंने गाया है और उस गाने ने मुझे बहुत दिया है, तो आई वुड से सूरज व मध्यम। ओके। जावेद अख्तर साहब या मजरू सुल्तानपुरी साहब, बेटर लिरिसिस्ट? बेटर लिरिसिस्ट, मेरी औकात ही नहीं है उनको जज करने की। मजरू साहब, जावेद साहब, नो कंपेरिजन्स। छोटों में बड़ी बात हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बोल सकता उनके बारे में कुछ भी। ओके। तंदूरी चिकन या फिश करी, व्हाट इज इट दैट यू लाइक मोर? हाय हाय हाय, पहले मैं ये आंसर कभी दे ही नहीं सकता था पहले, आज मैं मुझे लग रहा है कि मेरे मुंह में स्वाद आ रहा है, तो फिश करी। रिचर्ड कार्लसन या चेतन भगत, बेटर ऑथर अकॉर्डिंग टू यू? I have not read Chetan Bhagat, so I would say Richard Carlson, because he's touched my life in a different way altogether. I'm sure Chetan is good too, but I haven't read any of his books. ओके, गुलाब जामुन या गाजर का हलवा, डेजर्ट यू लाइक मोर? हाय राम, क्या बोल रहे हो आप? ओह, वनीला आइसक्रीम में गुलाब जामुन, वनीला आइसक्रीम, अब वनीला आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के ऐसे करके खाना पड़ता है। हाय 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 हाय, कभी खा के देखा है? इससे अच्छा स्वीट डिश नहीं है कोई भी। या मैंने जलेबी आइसक्रीम के साथ खाई है। ये वनीला आइसक्रीम में गुलाब जामुन डाल के, ठंडी वनीला और गरम गरम गुलाब जामुन, फिर जो मज़ा आता है, आज घर में जाके अब ये करना जी। ओके, फाइनली अगर आप इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें, के साहब, गॉन टू सून, मोहम्मद रफ़ी साहब, लिव्स इनसाइड मी,
एक वर्ड नहीं, मैं ऐसे 2-3 वर्ड बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल, हाँ, जितना चाहें। तो मोहम्मद रफ़ी साहब लिव्स इनसाइड मी। Shreya Ghoshal, One of the best thing to happen in music ever. that's a good, big statement. Yeah. And you were part of the discovery. Well, I can only say that she came to my show, but बाकी सब देने वाला कौन किसके लिए क्या कर सकता है, जो उसके भाग्य में जो बनना था वो बनी वो, और and I'm very very proud of her. Kishore Kumar sir. First of all, happy birthday to Kishore Kumar ji, today is his birthday, and secondly, the best ever all-rounder this country has ever produced. Absolutely. Please continue your amazing journey and lots and lots of songs and your beautiful presence. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so Thank much. you. Thank you so much. Thank you. There was one and only Sonu Nigam, and मैं थोड़ा सा emotional हो रहा हूँ. I really don't know how to sum it up, but I think that's the best way. That's what he is for me, and so many people they love our conversations, and I genuinely hope that you'll cherish this one as well. Thank you so much.